सो हेलो गाइस, वेलकम टू लर्निंग टूल्स। जैसा कि हमने पिछले सेशंस में अपने टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए। अगेन आपके एनसीईआरटी में कुछ एमसीक्यूज दिए हुए हैं जो डेफिनेटली अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग पैटर्न्स में पूछ लिए जाते हैं। कई बार क्या होता है, इनके ऑप्शंस या तो चेंज कर देते हैं या फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज कर दिया या फिर पूछने का थोड़ा सा तरीका चेंज कर देते हैं। दैट कि क्या होता है कि क्वेश्चन यही होता है, बट अगेन जो इसका आंसर होता है वो कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज कर देता है, जिसकी वजह से आपके आंसर्स आते हुए भी गलत हो जाते हैं। इसीलिए आज हम लोग इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे दैट कि आपको भी थोड़ा आइडिया लगे कि अगर एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस अगर हमारे एग्जाम्स में आ जाएं या डिफरेंट अगर आप कंपटीशन एग्जाम दे भी रहे हैं तो भी वहाँ पे डेफिनेटली एमसीक्यूज आने हैं, तो आपको एक आइडिया लग सके कि किस तरीके के क्वेश्चन डेफिनेटली फ्रेम हो सकते हैं अकाउंटिंग के बेसिक से, लाइक मीनिंग, ऑब्जेक्टिव या फिर एज अ रोल ऑफ इंफॉर्मेशन से वो क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शंस, यानी इनमें से ऐसा कौन सा ट्रांजेक्शन है जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है या जो बिजनेस का ट्रांजेक्शन है ही नहीं। पहला ऑप्शन है बॉट फर्नीचर ऑफ 10,000 फॉर बिजनेस। तो यहाँ पर क्या है कि फर्नीचर बिजनेस के लिए खरीदा गया है, तो ऑब्वियसली ये बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है। वहीं दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, पेड फॉर सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज 5,000 रुपीज़। अगेन जो एम्प्लॉयज है वो किसके लिए काम करते हैं, बिजनेस के लिए काम करते हैं। तो अगर आप उनको सैलरी पे कर रहे हैं तो ये किससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन हुआ, ये डेफिनेटली बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ। इसी तरह जो अगला ऑप्शन दिया वो क्या दिया है कि ओनर ने अपने बच्चे की फीस को अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से पे किया। अगेन यहाँ पर अगर ध्यान दें तो बच्चा किसका था, ओनर का बच्चा था, और ओनर ने उसकी फीस कैसे पे की, अपने बैंक अकाउंट से पे की। यानी यहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड तो कोई ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं, यानी यहाँ कोई ऐसी बात नहीं हुआ जिससे आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट आ रहा हो। इसी तरह अगर हम फोर्थ ऑप्शन देखें तो पेड सन्स फी फॉर फ्रॉम द बिजनेस 2,000। अगेन यहाँ पे उसने बच्चे की ही फीस पे की है, लेकिन उसने कहाँ से पे की, बिजनेस से पे की। यहाँ पे इम्पैक्ट किस पे आया, बिजनेस पे आ गया। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, सी वाला होगा, बिकॉज वो कहीं से भी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। राइट आंसर है पेड सन्स फी फ्रॉम पर्सनल बैंक अकाउंट, डेफिनेटली वी हैव डिस्कस्ड। अगला जो क्वेश्चन है वो है, दीप्ति वांट टू बाय अ बिल्डिंग फॉर हर बिजनेस टुडे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेलिवेंट डाटा फॉर हिज डिसीजन। यानी दीप्ति जो है वो बिल्डिंग खरीदना चाहती है अपने बिजनेस के लिए, लेकिन वो अपने डिसीजन को लेने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन जुटाना चाहती है। तो वो कौन से डेटा को देखे या कौन से डेटा से वो उनके बेसिस पे अपना डिसीजन ले। पहला चीज़ है, सिमिलर बिजनेस acquired the required building in 2000 for 10 lakh। सेम बिजनेस किसी और बिजनेस वाले ने सन 2000 में ये 10 लाख रुपए में सेम बिल्डिंग को एक्वायर किया। उसी तरह जो बी है वो क्या कहता है, बिल्डिंग कॉस्ट डिटेल इन 2003, यानी 2003 में बिल्डिंग की कॉस्ट क्या थी। सी ऑप्शन कह रहा है 1998 में बिल्डिंग की कॉस्ट क्या थी, और डी ऑप्शन कह रहा है कि सिमिलर बिल्डिंग कॉस्ट इन अगस्त 2005, यानी सेम बिल्डिंग थी लेकिन जो कि अगस्त 2005 में 25 लाख की थी। अगेन हम देखें कि हमें ओल्ड कॉस्ट से कोई मतलब नहीं है, जब बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रही है उस टाइम पे उससे प्राइस से हमें मतलब है, पहली चीज़। सेकंड क्या है कि अगर हम डिसीजन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगेन यहाँ पे वो क्या है, कॉम्पिटिटर को देखेगा, और कॉम्पिटिटर को वो जब देखेगा तो ऑप्शन ए होगा, यानी कोई सिमिलर बिजनेस, यानी जो दूसरे बिजनेस करने वाले हैं उसी बिजनेस को, उन्होंने जो बिल्डिंग खरीदी है वो कितने की खरीदी है, डेफिनेटली ये उससे अपना कंपैरिजन करेगा। अगेन सेम चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की। उसी तरह थर्ड क्वेश्चन है, विच इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आप अकाउंटिंग में इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं तो उसमें आपका आखिरी स्टेप क्या होगा। ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा इन बुक ऑफ अकाउंट तो आपका सेकेंड स्टेप है। इसी तरह प्रिपरेशन ऑफ समरीज इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आपका प्रोसेसिंग के बाद होता है। कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अगेन यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा, तो इसमें लास्ट स्टेप कौन सा होता है, वो होगा सी,
यानी कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी जब आपका काम क्या है, आपने फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाई और बनाकर आपने अपने इन्वेस्टर या डिफरेंट यूजर्स को प्रोवाइड कर दी। सो अगेन आपने क्या किया, अपनी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर दिया अपने डिफरेंट यूज़र को। यहाँ तक ही अकाउंटिंग का प्रोसेस है। लेकिन अगर हम डी देखें कि एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सो अगेन ये अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इसके बाद कौन करेगा, ये यूज़र करेगा, क्योंकि वो एनालाइज करके इंफॉर्मेशन को इंटरप्रिटेट करेगा। लेकिन अगर हम अपने अकाउंटिंग पर्पज से देखें तो ये हम सबसे पहला काम करते हैं, क्योंकि हम ट्रांजैक्शन को पहले एनालाइज करते हैं कि वो रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा, यानी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है या नहीं है। उसी तरह फोर्थ क्वेश्चन है, विच क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज रिफ्लेक्टेड व्हेन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज क्लियरली प्रेजेंटेड। यानी इसका मतलब क्या हुआ, यानी जब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को अच्छे से प्रेजेंट किया जाता है तो वो किस कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है बेसिकली वो या अब ये हम लोगों ने अपने ऑब्जेक्टिविटी और अलग अलग थ्योरीज में पढ़ा हुआ है। सो अंडरस्टैंडेबिलिटी, रेलेवेंस, कंपेरेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी है। सो अगेन जब प्रेजेंट हो रहा है तो डेफिनेटली क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, सो वो अकाउंटिंग क्लियर होनी चाहिए ऑब्वियसली, यानी अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए उसकी, है ना। अगर अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा सो डेफिनेटली उसको इंटरप्रेट करने में दिक्कत आएगी। सो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, अंडरस्टैंडेबिलिटी। उसी तरह फिफ्थ क्वेश्चन है, यूज ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड कॉमन फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग प्रमोट्स। जब आप अकाउंटिंग प्रोसेस में एक ही मेजरमेंट यूनिट या फिर एक ही फॉर्मेट को इस्तेमाल करते हैं रिपोर्टिंग में, तो आप क्या चीज़ करते हैं बेसिकली, कंपेरेबिलिटी करते हैं, अंडरस्टैंडेबिलिटी करते हैं, रेलेवेंस करते हैं, रिलायबिलिटी। सो अगेन यहाँ पे हम कंपेरेबिलिटी करते हैं, क्योंकि अगर हम सेम फॉर्मेट और सेम मेजरमेंट यूनिट नहीं अपनाएंगे तो अलग अलग टाइम पीरियड या अलग अलग फर्म के साथ हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे बेसिकली। सो होप कि आपने ये मेरे थोड़े से क्वेश्चंस मैंने रखे थे सो दैट आपको एक आइडिया लगे और आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है, सो इसको 2-3 बार आप अच्छे से रिवाइज कर लें, बिकॉज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में क्या होता है, कई बार क्वेश्चन की लैंग्वेज डिफरेंट कर दी जाती है या फिर ऑप्शन डिफरेंट कर दिए जाते हैं। सो उससे क्या होता है, आपके माइंड में एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, जिससे कि आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। सो होप आपने सेशन लाइक किया होगा, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड आज अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।